राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस व्याख्यान में हम बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 2 प्रश्न पत्र द्वितीय के इकाई 2 के मौलिक अधिकार के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार के बारे में बात करने से पहले मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शासक एवं शासित के मध्य जब संबंध स्थापित होता है तो एक बात सबसे अधिक महत्व रखता है, वह है अधिकार। शासित को यानी व्यक्ति को कितना अधिकार होना चाहिए और शासन को व्यक्ति पर कितना नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, ये एक विवादास्पद मुद्दा है। जब से विश्व में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई है, तब से ये अधिकार संबंधी बात अधिक तूल पकड़ लिया है, यानी अधिकार को अधिक महत्व दिया गया है, यानी व्यक्ति को कितना अधिकार प्रदान करना चाहिए, उस संबंध में सारे विश्व में बहुत बड़ा विवाद हुआ है। मित्रों, आपको याद होगा, आपने यदि इतिहास पढ़ा होगा, 1789 में फ्रांस में क्रांति आई थी। इस फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा लगाया गया था। उसमें स्वतंत्रता एवं समानता संबंधी अधिकार की मांग लोगों ने की थी। 1787 में अमेरिका का संविधान बना। जब संविधान बना, उसमें भी मौलिक अधिकार संबंधी बात नहीं की गई थी, बल्कि 1791 में अमेरिका के संविधान में जब प्रथम 10 संशोधन किए गए, उन संशोधनों में एक अधिकार पत्र जोड़ा गया या बिल ऑफ राइट्स उसमें जोड़े गए। तो आइए आज के इस व्याख्यान में हम भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार संबंधी बात कही गई है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। आज के इस सत्र को हमने 2 भागों में बांटा है। हमारा जो पहला भाग है मौलिक अधिकार से संबंधित, उसमें हम समानता एवं स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों की चर्चा करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान का हमारा उद्देश्य है, इस सत्र के पश्चात आप मौलिक अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बता पाएंगे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकारों को समझा पाएंगे। आज की जो विषय वस्तु है हमारी, हमने उसको इस प्रकार बांटा है। पहले संविधान में अधिकार पत्र की विशेषताएं क्या है उसको समझेंगे। उसके बाद संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार क्या है, समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है एवं विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। विषय वस्तु में जाने से पहले मैं आपको यह चित्र दिखा रहा हूँ। यह है मैग्ना कार्टा। इतिहास में यह सन 1215 में यह एक ऐसी घटना है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है विश्व में हर संविधान के लिए और खास तौर पर प्रजातंत्र के लिए। ये एक मैग्ना कार्टा, ये एक अधिकार पत्र है। ये अधिकार पत्र का एक अंश इसमें आपको दिखाया गया है, ये आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ इस चित्र में आपको देखने को मिल रहा है, बीच में राजा जॉन, इंग्लैंड के 1215 में जो इंग्लैंड के राजा थे वो बीच में बैठे हुए हैं और उनको घेर कर कुछ खड़े हैं इंग्लैंड के तत्कालीन कुछ सामंत। ये सामंत राजा से कुछ अधिकार की मांग कर रहे हैं, यानी ये शायद पहली दफ़ा ऐसी थी कि राजा से कुछ अधिकार की मांग लोगों ने की और राजा ने उस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया और यही शायद प्रजातंत्र की आधारशिला थी, प्रजातंत्र का पहला मील का पत्थर था। यह बिल ऑफ राइट्स की एक फ़ोटो है। जैसे मैंने बताया था आपको कि 1791 में अमेरिका के संविधान में जो पहला 10 संशोधन हुए, उसी में बिल ऑफ राइट्स या अधिकार पत्र अमेरिका के संविधान में जोड़ा गया और उसी के तहत अमेरिका के संविधान में लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है, पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूल तथा अपरिहार्य होने के कारण, मूल तथा अपरिहार्य ये 2 शब्द अति महत्वपूर्ण है, संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ये जो अधिकार होते हैं ये व्यक्ति के लिए अपरिहार्य यानी अति आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होते हैं। इनके बिना व्यक्ति का विकास होना असंभव है। और साथ में दूसरी बात उसमें लिखी गई है कि संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ये कोई संसद द्वारा या उस राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा कानून पारित कर अधिकार नहीं दिए जाते हैं, बल्कि देश की जो मूल विधि होती है, देश का जो संविधान होता है, उसमें उसको स्थान दिया जाता है। व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, यानी ऐसे अधिकार होते हैं जिनका कभी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। राज्य उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई दूसरा व्यक्ति समूह या कोई संस्था इन अधिकारों को व्यक्ति से छीन नहीं सकता। उपरोक्त अर्थ से 3 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला है कि व्यक्ति के भौतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए ये अधिकार नितांत आवश्यक हैं। भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक, ये 3 बातों को कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ये अधिकार नितांत आवश्यक होते हैं। दूसरा, इन्हें देश की मूल विधि या संविधान में स्थान दिया जाता है एवं संविधान संशोधन प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से
परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने पहले से ही बताया था आपको कि इन अधिकारों को संविधान में स्थान दिया जाता है और इनमें यदि किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो तो संविधान संशोधन के लिए जो प्रक्रिया उस राज्य में होगी उसी प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना संभव नहीं है। तीसरा, मौलिक अधिकारों को वैधानिक शक्ति प्राप्त है। ये वैधानिक शक्ति क्या होती है? उसका अर्थ ये होता है कि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा उल्लंघन किए जाने पर उन्हें न्यायपालिका द्वारा अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यानी यदि व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकार संबंधी उपबंधों का उल्लंघन कर रहा हो या कार्यपालिका कानून को लागू करते समय ऐसा कोई कार्य करती है जो मौलिक अधिकारों को छीन रहा हो, तो स्थिति में व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया गया वो कानून या कार्यपालिका द्वारा किया गया वो कार्य को न्यायपालिका द्वारा अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्हें संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, उनने मौलिक अधिकार के बारे में ये कहा है कि भारत में इन अधिकारों को सरकार की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं था, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अब तक पूर्ण रूप से पनप नहीं पाया है, इसलिए इन अधिकारों को संविधान में रख दिया गया। संविधान में अधिकार पत्र की विशेषताएं, यानी भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार संबंधी वर्णन किया गया है तो उसकी विशेषताएं क्या है, यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है, आइए उसका अध्ययन करें। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है यह सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है, यानी इसका वर्णन बड़े विस्तृत रूप में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, यानी संविधान का एक भाग 3 पूर्ण रूप से केवल मौलिक अधिकारों का ही वर्णन उस भाग में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 30 एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। दूसरी विशेषता है कि ये मौलिक अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित अधिकार हैं, ये कोरे सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आपको उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे, जैसे सिद्धांत ये कहता है कि सभी व्यक्तियों हेतु समानता का अधिकार दिया गया है। जैसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार है, उसमें यह बताया गया है कि सभी व्यक्तियों हेतु समानता का अधिकार है। लेकिन व्यवहारिकता यह है कि कमजोर वर्ग के विकास के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जैसे दलित वर्ग होते हैं, पिछड़े वर्ग होते हैं, उनके लिए कुछ आरक्षण की भी बात की गई है। तो ये भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की बात की गई है उसका ये व्यवहारिक पक्ष है। तीसरी चीज, मौलिक अधिकार सीमित हैं, ये कोई असीमित अधिकार नहीं है। अधिकारों में प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है। प्रतिबंध की व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि यदि प्रतिबंध ना हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित हो जाए तो उच्छृंखलता का रूप ले लेती है। इसलिए कुछ प्रतिबंध की व्यवस्था भी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में की गई है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक कल्याण एवं राज्य की सुरक्षा के आदर्शों में एक संतुलन बना रहे। चौथी विशेषता है कि अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था। नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। यदि मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तो बाकी जितने भी अधिकार आपको प्राप्त हैं ये सब निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए मौलिक अधिकार की रक्षा की व्यवस्था भी संविधान में की गई है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, आइए हम जानने का प्रयास करें। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं। यानी मूल संविधान जो हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, उस संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। ये 7 मौलिक अधिकार क्या क्या हैं? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवां संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां संपत्ति का अधिकार एवं सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार 7 मौलिक अधिकार मूल संविधान में प्रदान किए गए हैं। लेकिन इसमें एक अधिकार जो 6वां अधिकार है, ये संपत्ति का अधिकार, इसको आप याद रखिए, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। 44वें संशोधन द्वारा, जो संविधान का 44वें संवैधानिक संशोधन था, उस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। यह 44वां संवैधानिक संशोधन जो 1979 में 1979 में लागू किया गया, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अतः वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं, कुल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हमें प्राप्त हैं। अब आइए कुछ प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 या डी भाग 5? सही उत्तर है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त थे? क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त थे? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही उत्तर है सी 7।
मूल संविधान में 7 प्रदत्त थे, वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार ही प्राप्त हैं। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सा अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया मौलिक अधिकार के रूप में। अब आइए विषय वस्तु में जो हमारी पहली बात है, ये समानता का अधिकार या जो पहला मौलिक अधिकार जिसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है, समानता का अधिकार, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। समानता का अधिकार के बारे में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णन किया गया है। यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के जो 5 अनुच्छेद हैं, इन 5 अनुच्छेद में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। हम हर अनुच्छेद में जो बात कही गई है संविधान में, उसका अध्ययन करेंगे। पहला अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें 2 बातें कही गई है। इन 2 बातों को लेकर अक्सर छात्र कंफ्यूज होते हैं। इसमें पहली बात है कानून के समक्ष समानता एवं दूसरी बात है कानून के समान संरक्षण। दोनों बातें एक जैसी लगती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। कानून के समक्ष समानता क्या है? कानून के समक्ष समानता के अनुसार राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। जो कानून बनेंगे ये सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसे ही कानून बनेंगे और उन्हें एक समान ही लागू किया जाएगा। लेकिन उसमें एक बात है कि समान परिस्थितियों में सर आइवर जेनिंग्स, जो संविधान के एक एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनने ये बताया है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए। ये कानून के समक्ष समानता के अंतर्गत है। उसका अर्थ ये होता है, उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, यदि राज्य धनी और गरीब के बीच कर संबंधी व्यवस्था लागू करते समय कोई अंतर करता है तो कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिसकी आय अधिक होती है उसको कर अधिक देना पड़ेगा, जिसकी आय कम है उसको कर कम देना पड़ेगा। तो इसलिए इस संबंध में राज्य अंतर कर सकता है, उसमें कानून के समक्ष समानता संबंधी उपबंधों का उल्लंघन नहीं होता है। अब दूसरी बात है कानून के समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण के अंतर्गत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी ये बात आती है कि प्रधानमंत्री से लेकर किसान तक कानून की नज़र में सब एक समान ही है। प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से, यदि अधिकार का उल्लंघन होता है, अपने अधिकार की रक्षा के लिए समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। आप इस चित्र के जरिए ही स्पष्ट हो जाता है कि कानून के समान संरक्षण क्या है। अब अनुच्छेद 15 की बात करेंगे। अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि राज्य द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में पक्षपात नहीं किया जाएगा। उसमें कई बातें बताई गई है। धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव राज्य द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी ये एक कॉमन सी बात है। इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक स्थान है, जैसे कोई कुआं हुआ, तालाब है, नदी है, सड़क है, पार्क है, दुकान है, होटल है, इनके प्रयोग में किसी भी प्रकार का भेदभाव इन चीज़ों के आधार पर, इन बातों के आधार पर, जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी नागरिक के साथ राज्य द्वारा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे और इस केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन मैंने शुरू से ही बताया था कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है ये असीमित नहीं है, इन पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे राजकीय सेवाओं के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की जा सकती है। जैसे मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आवश्यक योग्यता MBBS की डिग्री होती है। किसी को वकील बनना है तो उसके लिए LLB की डिग्री चाहिए। किसी को यदि इंडियन सिविल सर्विस या भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए अप्लाई करना है, आवेदन करना है, तो उसके लिए कम से कम स्नातक होना अनिवार्य है। साथ में दूसरा प्रतिबंध है कि पिछड़े हुए वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण, जैसे दलित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए स्थानों का आरक्षण किया जा सकता है। तीसरा है निवास संबंधी योग्यता अनिवार्य भी किया जा सकता है। कुछ राज्य अपने राज्य शासन की नौकरी के लिए, राज्य शासन के कर्मचारी बनने के लिए उस राज्य के निवासी होने की जो योग्यता, उसको भी अनिवार्य कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 17 में आते हैं। अनुच्छेद 17 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और उसमें
अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता का लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा, ये लिखा गया है। अस्पृश्यता या थोड़ा सा साधारण शब्द में हम कह सकते हैं छुआछूत, जो भारत में शुरू से ही बहुत पहले से ही प्रचलित है, इस छुआछूत से उत्पन्न किसी अयोग्यता का लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। इस छुआछूत संबंधी बीमारी, इसका लोप करने के लिए या अस्पृश्यता संबंधी कलंक को भारतीय समाज से मिटाने के लिए अनुच्छेद 17 में इस बात को कहा गया है। और इस अनुच्छेद 17 के आधार पर संसद द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं। पहला कानून इसके आधार पर 1955 में बना, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, एवं दूसरा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989। इन कानूनों द्वारा ये बताया गया कि अस्पृश्यता के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसमें कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। अब अनुच्छेद 18 में सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता, यानी अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जैसे आपको मालूम होगा कि स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के ज़माने में कुछ ऐसी उपाधियां प्रदान की जाती थी, जैसे राय बहादुर, या कुछ ऐसी उपाधियां जिनके द्वारा समाज में सामाजिक विषमताएं फैलती थी, उस प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। वर्तमान में केवल व्यवस्था है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान की जाती है। सेना संबंधी उपाधियां जैसे आपको मालूम होगा वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब उपाधियां प्रदान की जाती है। विद्या संबंधी उपाधियां जैसे कोई पीएचडी करता है तो डॉक्टर संबंधी उपाधि उसको दी जाती है। इन उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। आइए कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करें। संविधान के कौन सा अनुच्छेद में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है? ए 19 से 21, बी 22 से 25, सी 14 से 18, डी 26 से 29। सही उत्तर है 14 से 18। संविधान के कौन सा अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बताया गया है? ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। सही उत्तर है सी 17। संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधियों का अंत कर दिया गया है? ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। सही उत्तर है डी 18। अब समानता के अधिकार के बाद जो दूसरा अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत है वह स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार का अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 तक ये जो 4 अनुच्छेद हैं 19, 20, 21, 22, इसमें स्वतंत्रता संबंधी अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। यहां भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जब मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसी के साथ ही अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता थी उसको भी हटा दिया गया। यानी मूल संविधान में 19 के अंतर्गत 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता को हटाने के पश्चात अब 6 स्वतंत्रताएं बची हैं। ये 6 स्वतंत्रताएं क्या हैं? पहला है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। कई बार ये बात आती है कि जो अखबार जो प्रकाशित होते हैं या प्रेस को जो स्वतंत्रता मिली हुई है, ये अधिकार उन्हें कहाँ से मिला है? ये अधिकार बिल्कुल एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे अनुच्छेद 19 के का में 19 का या 19 के 1 जो पहली कंडिका है उसमें प्रदान किया गया है। दूसरा है कि अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कोई शांतिपूर्ण सम्मेलन हम कर सकते हैं, सभाएं आयोजित कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि अस्त्र शस्त्र रहित होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। कई प्रकार के समुदाय एवं संघों का निर्माण किया जाता है, जैसे कर्मचारी वर्ग संघ का निर्माण करते हैं, व्यवसायी वर्ग भी संघ का निर्माण करते हैं, मजदूरों का संघ होता है, किसानों का संघ होता है। इस प्रकार के संघ निर्माण की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। चौथा है भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी भारत के राज क्षेत्र के अंदर बिना किसी अधिकार पत्र के, बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के आपको भ्रमण की स्वतंत्रता प्राप्त है। पांचवा निवास की स्वतंत्रता, यानी भारत के राज क्षेत्र के अंदर कहीं भी स्थायी या अस्थायी रूप से निवास की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। छठवां व्यवसाय की स्वतंत्रता, यानी किसी प्रकार की आजीविका या कारोबार अपनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जैसे मैंने बताया, हर स्वतंत्रता के पीछे कुछ प्रतिबंध भी होते हैं। जैसे कुछ व्यवसायों को अपनाने के लिए कुछ योग्यताओं की आवश्यकता होती है, जैसे मैंने बताया था पहले से कि वकालत करने के लिए आपको LLB की डिग्री की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इनमें से जो कुछ प्रतिबंध है, अनुच्छेद 19 पर जो कुछ प्रतिबंध है ये इस प्रकार हैं। पहला है अपमान, लेख और वचन। ये जो प्रतिबंध है ये विचार एवं अभिव्यक्ति
की स्वतंत्रता से संबंधित है। किसी के ऊपर अपमान लेख या वचन करने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं है। यदि ऐसा कुछ किया जाता है तो व्यक्ति जिस पर अपमान लेख किया गया है वह न्यायालय की शरण ले सकता है। न्यायालय का अपमान नहीं किया जा सकता है। किसी भी कीमत में न्यायालय की अवमानना या न्यायालय का अपमान नहीं किया जा सकता है। तीसरा, शिष्टाचार या सदाचार पर आघात नहीं होना चाहिए। चौथा, राज्य की सुरक्षा यानी इन स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय यह ध्यान देना है कि राज्य की सुरक्षा कहीं भी बाधित ना हो रही हो। पांचवा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्वक संबंध जो है उस पर किसी प्रकार का आघात न पहुंचे। छठवां, सार्वजनिक व्यवस्था एवं शांति बाधित न हो। एवं सातवां, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हित में किसी प्रकार का विघ्न न हो। अब अनुच्छेद 20 में जो स्वतंत्रता की बात की गई है, आइए उसका अध्ययन करें। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू कानून का उल्लंघन ना किया हो। यानी अपराध के समय जो कानून लागू है, यदि उसका उल्लंघन व्यक्ति करता है तो उस स्थिति में उसको अपराधी घोषित किया जा सकता है। यानी उसमें और कुछ बातें हैं, जैसे एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है, एक अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसके दूसरे गवाहों की गवाही से प्रमाणित करने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। अब अनुच्छेद 21, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। उसमें जो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है ये हम बताएंगे। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण तथा शारीरिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह प्राण एवं शरीर की सुरक्षा संबंधी स्वतंत्रता, ये एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको किसी भी समय भी स्थगित नहीं किया जा सकता। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वे आपातकाल की घोषणा के समय स्थगित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है ये किसी भी समय स्थगित नहीं किया जा सकता। प्राण तथा शरीर की स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है और उसको स्थगित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है राज्य को। अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार भी प्रदत्त किए गए हैं। यानी जिस व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है उसको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। आपको ये पढ़कर इस स्लाइड को जरूर ये आश्चर्य हो रहा होगा कि वाकई क्या जिस व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है उसको भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। बिल्कुल सही है। जो अधिकार उसको प्रदान किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला अधिकार उसका यह है कि बंदी बनाने का कारण उसको बताना होगा। दूसरा, उसे वकील से परामर्श करने एवं अपने बचाव करने का अधिकार होगा। एवं तीसरा, 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में उपस्थित किया जाएगा। यानी जो निकटतम न्यायालय है, एसडीएम का निकटतम न्यायालय, जैसे मान लीजिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो या कोई भी छोटा मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो या उच्च न्यायालय हो, जो भी न्यायालय निकटतम है 24 घंटे के अंदर उसको वहां पहुंचाना पड़ेगा। उसमें न्यायालय तक ले जाने का समय लेकिन शामिल नहीं है। उसमें कुछ लेकिन प्रतिबंध है। 2 प्रकार के अपराधियों पर ये लागू नहीं होंगे। पहला, शत्रु देश के निवासियों पर। शत्रु देश यानी राज्य जब किसी देश को शत्रु देश घोषित करता है, ये युद्ध के समय ही किया जाता है। शत्रु देश के निवासियों को यदि बंदी बनाया जाता है तो उनको अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उस पर यह लागू नहीं होगा। आइए कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करें। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है? निवास की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता, समुदाय एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। सही उत्तर है संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता, जिसको 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। कौन से अनुच्छेद के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 19, 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। सही उत्तर है अनुच्छेद 22। अब इस विषय से संबंधित कुछ निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का वर्णन कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न यदि आता है तो आप मौलिक अधिकार की आवश्यकता एवं महत्व अवश्य बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संबंधी जो विशेषताओं के बारे में हमने प्रारंभ में चर्चा की उसको अवश्य लिखिए। उसके बाद फिर समानता का अधिकार का वर्णन करते हुए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जितने भी समानता से संबंधित अधिकार हैं इन सभी का उल्लेख आप अवश्य करिए। और साथ में जो जो प्रतिबंध जहां लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों का उल्लेख भी आप उसमें करना ना भूलें। दूसरा प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कीजिए। चूंकि स्वतंत्रता का अधिकार एक बहुत बड़ा अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 19, 20, 21 एवं 22 इन चारों अनुच्छेदों का उल्लेख उसमें अवश्य करिए।
इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के अंतर्गत, पहले उनका उल्लेख करें, उसके बाद फिर स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन आप कीजिए। आज के इस व्याख्यान का सारांश इस प्रकार है। आप जान चुके हैं कि मौलिक अधिकार की आवश्यकता, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, विषय से संबंधित कुछ प्रश्न। अगले भाग में आप जानेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है। आज के इस व्याख्यान में मैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करता हूं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आयोजित हमारे इस व्याख्यान के दूसरे भाग में हम जो बाकी बचे मौलिक अधिकार हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये जो 4 अधिकार बचे हुए हैं, उसी के संबंध में आज हम इस व्याख्यान के जो दूसरे भाग में हम उसका चर्चा करेंगे। ये जो अधिकार हैं, ये अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक इन अधिकारों का वर्णन किया गया है। आज के इस व्याख्यान का उद्देश्य इस प्रकार है। इस व्याख्यान से आप समझा पाएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, चौथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है। भाग 1 में आपने ये सीखा कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकार क्या हैं। इस व्याख्यान की विषय वस्तु निम्नानुसार होगी। नंबर 1, अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक जिन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं विषय से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला अधिकार इस व्याख्यान में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मनुष्य के क्रय विक्रय एवं बेगार पर रोक लगा दी गई है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। उसमें 2 बातें कही गई है। मनुष्य के क्रय विक्रय, यानी मनुष्य कोई सामग्री या पशु नहीं है जिसका क्रय एवं विक्रय किया जाए, एवं साथ में बेगार। बेगार शब्द का अर्थ होता है जबरदस्ती लिया गया श्रम। इन 2 बातों पर रोक लगा दी गई है और एवं इनका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। हम आपको ये चित्र दिखा रहे हैं। ये चित्र है स्लेवरी, एक दास प्रथा का। आपको मालूम होगा अमेरिका में उस समय दास प्रथा प्रचलित थी। जैसे अफ्रीका से लोगों को जहाज में भरकर, अफ्रीका के गरीब देशों से लोगों को जहाज में भरकर अमेरिका लिया जाता था एवं वहाँ खेती में मजदूरी करने के लिए खेत के जो मालिक होते थे उनको बेच दिया जाता था। यानी जो दास प्रथा थी ये क्रय विक्रय के आधार पर ही प्रचलित थी। तो भारत में इस प्रकार की प्रथा कभी प्रचलित ना हो पाए, उस संबंध में हमारे ये मौलिक अधिकार दिया गया है कि मनुष्य का किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय भारत में नहीं हो पाएगा, और ये एक मौलिक अधिकार संबंधी बात है। उसमें कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि बेगार पर रोक लगा दी गई है, यानी जबरदस्ती किसी से किसी प्रकार का श्रम नहीं लिया जा सकता। लेकिन इसमें यह बात भी कही गई है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से, यानी राज्य का यदि कोई सार्वजनिक उद्देश्य है, देश के लिए यदि समर्पण के लिए किसी प्रकार का कार्य करना पड़ सकता है, तो स्थिति में अनिवार्य श्रम की योजना राज्य द्वारा, भारत के शासन द्वारा लागू किया जा सकता है। लेकिन उसमें एक बात यह है कि ये बात लागू करते समय, इस प्रकार की योजना लागू करते समय राज्य को यह ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को किसी भी प्रकार के जोखिम भरे काम में, जैसे कारखाने में हो या खदान में हो, जैसे आपको मालूम होगा कि कांच की फैक्ट्री है, पटाखे की फैक्ट्री है, ये सब जोखिम भरे काम होते हैं। यहाँ कई बार ये बात आती भी है कि पटाखे की फैक्ट्री में या फिरोजाबाद के कांच की फैक्ट्री में कई बार हम लोग अखबारों में भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ काम करते हैं, जबकि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को इन जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये
कुछ चित्र आपको देखने को मिल रहा है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं और कुछ जोखिम भरे काम में लगे हैं। जैसे ये बच्चा जो है ये किसी खदान में कार्य कर रहा है, ये भी किसी तेल की कढ़ाई के पास जैसे किसी जोखिम भरे काम में ही लिप्त है। इस प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो उसके बाद का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का अध्ययन जब हम करेंगे, हमें एक बात यह स्पष्ट हो जाएगी। आप सभी को मालूम है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह धर्मनिरपेक्षता संबंधी ये जो बात है, यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जब अध्ययन आप करेंगे तो उसी से स्पष्ट हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि भारत को क्यों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 25 में यह लिखा गया है कि सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार धार्मिक आचरण और धर्म प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी किसी भी धर्म का अंगीकार करने, उसको अपनाने एवं धर्म का प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को भारत में प्रदान की गई है। ये पीपुल ऑफ ऑल रिलीजियंस यानी भारत में जो कई धर्म के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सभी जो हैं, सभी को, प्रत्येक नागरिक को भारत में अपना धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, साथ में केवल अपनाने की नहीं बल्कि प्रचार करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन उसमें कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना हो। खास तौर पे जब धर्म का प्रचार किया जाए उस समय यह ध्यान देना चाहिए कि उससे सार्वजनिक व्यवस्था बाधित ना हो, सदाचार पर किसी प्रकार का आघात ना पहुंचे एवं स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना हो। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। धार्मिक मामलों का प्रबंध क्या है? धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों के लिए संस्थाएं बना सकेंगे एवं उनका संचालन कर सकेंगे। भारत में नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि धार्मिक कार्यों के लिए वो संस्थाएं, कुछ धार्मिक संस्थाएं जैसे गठित होती हैं, इसी अधिकार के अंतर्गत ही बनाई जाती हैं और साथ में उनका संचालन करने का अधिकार भी प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। दूसरा, चल और अचल संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व के अधिकार एवं धार्मिक, इसका अर्थ यह है कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना के लिए चल एवं अचल संपत्ति के अर्जन एवं उनके स्वामित्व का अधिकार भी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तीसरा, उक्त संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का भी अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि ऐसी समस्त आय को कर से मुक्त कर दिया गया है जिसे धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों में खर्च करना निश्चित किया गया हो। यानी जो आय धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों में खर्च किया जाता है उस आय को कर मुक्त घोषित किया जाता है। जैसे धार्मिक कार्य के लिए या धार्मिक संस्थाओं को जो आय दान के तहत दिया जाता है उस आय को कर मुक्त घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राजकीय निधि से चलने वाली किसी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। राजकीय निधि से चलने वाली किसी शिक्षण संस्था, या ऐसे हम समझ सकते हैं कि कोई भी शासकीय शिक्षण संस्था जिसे शासकीय अनुदान प्राप्त होते हैं, वहाँ किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, या किसी, हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी धर्म विशेष की, किसी विशेष धर्म से संबंधित कोई शिक्षा वहाँ प्रदान नहीं की जाएगी। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी जो संस्था राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है या जिसे राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त होता है, उस संस्था में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आइए कुछ प्रश्न पूछते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनुष्य के क्रय विक्रय एवं बेगार पर रोक लगा दी गई? ए 23, बी 24, सी 25, डी 26। सही उत्तर है ए 23। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता? ए 23, बी 24, सी 27, डी 28। सही उत्तर है बी 24। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक आचरण और धर्म प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है? ए 23, बी 24, सी 25, डी 26। सही उत्तर है सी 25। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद आइए हम संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार प्रदान किए गए हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत, उसके संबंध में अध्ययन करें। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 एवं 30 में किया गया है।
अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यानी भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उन्हें अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार भी है। शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ में है। यानी किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा यदि अपनी रुचि की कोई शिक्षण संस्था स्थापित की जाती है तो उस स्थिति में राज्य उनको अनुदान देते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अब प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार ये एक नई बात है जो हमारे संविधान में अभी ये बात जोड़ी गई है। यह सन 2002 में जब 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 86वां संवैधानिक संशोधन में यह प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार ये भारतीय संविधान में ये जोड़ा गया है। यह कोई अलग से एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 21A में इस बात को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21A में यह कहा गया है कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए बाध्य होगा। ये राज्य का ये कर्तव्य होगा कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। अब अनुच्छेद 32 में हम आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो बाकी जितने भी मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है उनकी रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान किया गया है। ये नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, राज्य द्वारा उल्लंघन हो या फिर किसी दूसरा व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा भी यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो स्थिति में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि उसके रक्षा के लिए वो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय का चित्र आपके समक्ष है, लेकिन एक बात इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है छात्र कि इसमें मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए या संवैधानिक उपचार का अधिकार का प्रयोग करते समय केवल सर्वोच्च न्यायालय नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में जो उच्च न्यायालय हैं उन उच्च न्यायालयों के भी शरण में जा सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। यानी इन अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा 5 अलग अलग प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। ये लेख क्या क्या है, आइए उसका अध्ययन करें। पहला लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हाबियस कर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत उस व्यक्ति की प्रार्थना पर यह बंदी प्रत्यक्षीकरण ये जो लेख है या आज्ञापत्र भी उसको कहा जाता है, उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि उसके अवैध रूप से ही बंदी बनाया गया है तो उसकी प्रार्थना पत्र पर न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी करता है। न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है, यानी उस लेख के जरिए आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करें। यानी ये जो लेख है उसके माध्यम से न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को, यानी जिस व्यक्ति ने बंदी बनाया है उसको ये आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय एवं स्थान पर उपस्थित किया जाए। दूसरा जो लेख है परमादेश या मैंडेमस। ये परमादेश ये जो लेख है उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। यानी ये लेख तभी जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करता। इस प्रकार के लेख के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन
का आदेश जारी किया जाता है। अक्सर न्यायालय से ये रीट ऑफ मैंडामस या परमादेश ये जो लेख जारी किया जाता है और इसी के द्वारा ही न्यायालय आदेश देता है अधिकारियों को, जो कर्तव्य का पालन उन्हें नहीं किया है उसको करने के लिए ही आदेश इसके तहत जारी किया जाता है। तीसरा जो लेख है वो है प्रतिषेध, या इसको प्रोहिबिशन कहते हैं अंग्रेजी में। ये प्रतिषेध ये जो लेख है ये निम्न न्यायालय तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी किया जाता है। ये जो लेख है ये किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को जारी नहीं किया जाता, बल्कि जो उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालय को या फिर कुछ अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण, ये अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ, सैट कहलाता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट कहलाता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये सब अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण है। ये न्यायाधिकरण या फिर निम्न न्यायालय जैसे मान लीजिए उच्च न्यायालय है और जिला न्यायालय को, या फिर जिला न्यायालय से भी नीचे का न्यायालय है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय को, ये जो सब निम्न न्यायालय हैं उनको इस प्रकार का लेख जारी किया जाता है। और क्यों जारी किया जाता है? क्योंकि इस लेख द्वारा निम्न न्यायालयों को किसी मामले में वहाँ चल रही कार्रवाई को स्थगित करने का आदेश दिया जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण शब्द जो है ये आप नोट कर लें, ये शब्द है स्थगित करने का आदेश दिया जाता है। यानी वहाँ जो कार्रवाई चल रही है किसी मामले को लेकर, उस कार्रवाई को स्थगित करने का आदेश उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को इस लेख को जारी कर देता है। और इसका आधार ये होता है कि जब वो मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, जब उच्च न्यायालय ये समझता है कि निम्न न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से वो मामला बाहर है, तब उस कार्रवाई को वहाँ स्थगित करने का आदेश इस लेख के माध्यम से वो जारी करता है। चौथा लेख है उत्प्रेषण या सर्शियोरारी। ये लेख किसी विवाद को निम्न न्यायालयों से उच्च न्यायालयों में भेजने के लिए जारी किया जाता है। जब कोई विवाद या मामला निम्न न्यायालय में चल रहा है और उच्च न्यायालय यह समझता है कि उस मामले को अब उच्च न्यायालय को भेज देना चाहिए, तो स्थिति में उच्च न्यायालय ये लेख जारी करता है निम्न न्यायालय को और ये कहा जाता है कि निम्न न्यायालय से मामला जो है उच्च न्यायालय को भेज दिया जाए। मैं फिर से आपको बता दूं, प्रतिषेध में केवल स्थगित करने के लिए बताया जाता है, लेकिन उत्प्रेषण ये जो लेख है उसमें मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित करने के लिए या भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे निम्न न्यायालय अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके। अब पांचवा जो लेख है वह है अधिकार या को वारंटो, अधिकार पृच्छा, यानी अधिकार के बारे में इसमें पूछा जाता है। इस लेख द्वारा न्यायालय उस व्यक्ति से पूछता है कि वो किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। यानी न्यायालय इस लेख द्वारा किसी अधिकारी से यह पूछता है कि किस आधार पर उस पद पर कार्य कर रहा है। यानी यदि न्यायालय यह समझता है कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से किसी पद पर कार्य कर रहा है, तो स्थिति में इस लेख द्वारा न्यायालय उससे यह प्रश्न पूछता है कि अपना अधिकार क्षेत्र बताएं और किस अधिकार पर वो ये कार्य कर रहा है। ये लेख तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति ऐसे अधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के बारे में जो कहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम देखें। अंबेडकर ने कहा कि यदि कोई मुझसे ये पूछे कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान शून्यप्राय हो जाएगा, तो अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। इसलिए अंबेडकर ने कहा क्योंकि ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यदि यह अनुच्छेद नहीं होगा या संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिक को प्राप्त नहीं होगा, बाकी जितने भी अधिकार हैं वो अर्थशून्य हो जाएंगे, उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए ये एक ऐसा अधिकार है जो बाकी अधिकारों के लिए रक्षा कवच जैसा ही कार्य करता है। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के बारे में आगे ये कहा है कि अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय तथा आत्मा है। तो इस संबंध में हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। संविधान में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 25 एवं 26, 27 एवं 28, 29 एवं 30, 32। सही उत्तर है अनुच्छेद 29 एवं 30। कौन से अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, 30 या 32? सही उत्तर है अनुच्छेद 32। निम्न न्यायालय में किसी मामले को स्थगित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कौन सा लेख जारी किया जाता है? प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखें। स्थगित करने के लिए
उच्च न्यायालय द्वारा कौन सा लेख जारी किया जाता है? ए परमादेश, बी प्रतिषेध, सी उत्प्रेषण, डी अधिकार पृच्छा। सही उत्तर है प्रतिषेध, क्योंकि उत्प्रेषण जैसे मैंने बताया कि निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय को किसी मामले को भेजने के लिए ये लेख जारी किया जाता है। परमादेश से किसी अधिकारी से कोई कर्तव्य का निर्वहन न करने पर यह लेख जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा में उसका अधिकार पूछा जाता है, लेकिन प्रतिषेध में मामले को स्थगित करने के लिए ही लेख जारी किया जाता है। एक अधिकार के बारे में हमने अभी तक चर्चा नहीं की, केवल इतना ही कहा था कि 44वें संवैधानिक संशोधन में उस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। यह संपत्ति का अधिकार, यह एक बहुत ही विवादास्पद अधिकार रहा। जब से हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में उसको शामिल किया गया, संविधान जब से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद यह एक ऐसा अधिकार है जो विवाद की जड़ जैसा ही बिल्कुल बना रहा। अब संपत्ति के अधिकार, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं रहेगा, वरन यह केवल एक कानूनी अधिकार होगा। अब यह अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये केवल एक कानूनी अधिकार हो गया है। अब अनुच्छेद 300 का, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300 का में उसको स्थान दिया गया है। जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया था आपको कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में ही किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। पहले संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 31 में ही स्थान दिया गया था उसी के अंतर्गत, लेकिन अब अनुच्छेद 31 को 31 को समाप्त कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार को संविधान के भाग 12 में स्थान दिया गया है। अब ये केवल एक सामान्य कानूनी अधिकार है, एवं अब जो अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 300 में कंडिका क में इसका वर्णन किया गया है। उसमें यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति को विधि के अधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक विधि का अधिकार ना हो। अब विषय से संबंधित कुछ निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन कीजिए। ऐसा प्रश्न यदि आता है तो स्थिति में आपको शुरू में मौलिक अधिकार की आवश्यकता, उसकी विशेषताएं, उसका महत्व के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत कम वर्णन करना है। उसके बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें जितने भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसका उल्लेख करना है। उसके बाद फिर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन करना है एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन करना है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25, 26, 27 जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार का जो वर्णन किया गया है उसका वर्णन करना है। एवं उसके बाद फिर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 एवं 30 में किया गया है उसका वर्णन करना है। एवं जितने प्रतिबंध भी लगाए गए हैं उसका उल्लेख करना कभी मत भूलिएगा। उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार का वर्णन कीजिए। केवल संवैधानिक उपचार का अधिकार यदि निबंधात्मक प्रश्न में आता है तो स्थिति में आपको मौलिक अधिकार के संबंध में शुरू में थोड़ा सा वर्णन जरूर करना है। उसके बाद संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत जितने लेख हैं उसका वर्णन करना है। अंत में फिर उसके महत्व के बारे में अम्बेडकर ने जो कथन दिया है उसका उल्लेख करना है। एवं अंत में थोड़ा सा आलोचनात्मक वर्णन इसका अवश्य करें। आज के इस व्याख्यान का सारांश इस प्रकार है। भाग 2 के व्याख्यान से आप ये जान चुके हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे क्या हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हमारे क्या हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसी के अंतर्गत आपको एक चीज़ और भी स्पष्ट हो गई कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता का जो मूल तत्व है इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही छिपा हुआ है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, चूँकि आप छात्र हैं इसलिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में आपने अवश्य ये ज्ञान प्राप्त किया होगा कि आपके शिक्षा संबंधी अधिकार क्या हैं और आपको अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे अधिकार क्या है। एवं अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जिससे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा बताया है, उस संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है उसके संबंध में भी आपने ज्ञान प्राप्त किया। और अंत में संपत्ति का अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है, कैसे प्रारंभ में वो अनुच्छेद 31 में 31 में एक मौलिक अधिकार के रूप में विद्यमान था, लेकिन संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कैसे उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया एवं वर्तमान में संपत्ति का अधिकार केवल एक साधारण
कानूनी अधिकार है उस संबंध में भी आपने ज्ञान प्राप्त किया और साथ में आपने इस सत्र से जाना कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। यदि दोनों भाग को हम जोड़कर देखें तो आपने इसमें क्या जाना। पहला है मौलिक अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व, दूसरा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवां संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार एवं छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं सातवां संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति। मौलिक अधिकार के संबंध में आपने ज्ञान प्राप्त किया